हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वाई यूट्यूब चैनल। और आज हम इस लेक्चर में कुछ पढ़ने नहीं वाले, हम वो चीज़ डिस्कस करेंगे जो कि इससे पहले पेपर हो चुका है जेएल प्रहरी का। मतलब 2018 में 30 अगस्त को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो मैथ्स के क्वेश्चन आए हुए, टोटल 20 क्वेश्चन हम उससे डिस्कस करेंगे। और उस आधार पर हम ये देखेंगे कि यार हमें कितना लेवल पढ़ना चाहिए, किस प्रकार के क्वेश्चन पढ़ने चाहिए और किस चैप्टर को सबसे पहले कवर करना है जिससे हमारे नंबर बहुत बेटर हो सके। हमें वो आधार तो रखना है यार कि किस किस चैप्टर से आए, परंतु कहीं ना कहीं थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हुए चलेंगे कि हमको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, पेपर सॉल्व करने में, मतलब जो 2020 में होने वाला है वो। तो यार हम इस पूरे चैप्टर को जब हम डिस्कस करेंगे तो कोशिश करिए कि हर एक क्वेश्चन को आप एनालिसिस करिए। मैं भी आपको बताऊंगा कि हमें कितना और पढ़ना चाहिए, कैसा पढ़ना चाहिए, कैसा पेपर में आया हुआ था। ठीक है, तो हम एक पहला पेपर डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद हम 3 से 4 दिन तक रेगुलर जितने भी पेपर 2018 में हुए हैं, मतलब 30 अगस्त, 31 अगस्त, 1 और 2, ठीक है, तो मतलब 4 पेपर समथिंग हुए सितंबर, शायद सॉरी सितंबर में 30 सितंबर, 31, 1 और 2, 4 दिन तक जो पेपर हुए, 4 दूनी 8 पेपर, वो पूरे डिस्कस करेंगे। और उसके आधार पर पूरा एनालिसिस करके आपको उतना ही पढ़ना है जितना उसमें आया हुआ है, मतलब चैप्टर को थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हुए। ठीक है, तो वो सारी चीजें मैं करवा दूंगा। सबसे पहले हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि एक बैलगाड़ी 16 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से आगे बढ़ती है। यार तो स्पीड की अगर हम बात करें तो स्पीड दे रखी है कितनी, 16 किलोमीटर पर आवर की चाल से आगे बढ़ती है। तो 356 किलोमीटर की यात्रा, टोटल डिस्टेंस कितना है, 356 किलोमीटर की यात्रा में कितना समय लगाएगी। तो यार देखो, स्पीड दे रखी 16 किलोमीटर पर आवर, एक गाड़ी बैल की चाल, और डिस्टेंस दे रखा है 356 किलोमीटर। तो हम इतना जानते हैं कि हमसे पूछा है टाइम, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। समय बराबर से समय बराबर से दूरी बटे चाल, इतना कुछ होता है। तो टाइम पूछा है तो टाइम बराबर से टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना है, तो 356 किलोमीटर, और स्पीड क्या है तो 16। तो 16 दूनी कितना हो जाएगा, 32, बचेगा 3। ठीक है, तो 16 दूनी फिर से कितना हो जाएगा, 32, बचेगा कितना यार हमारे पास, 4। तो 4 बटे 16, तो 22 सही। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे यार तो सेकंड ऑप्शन और थर्ड और फोर्थ 3 ऑप्शन मैच कर रहे हैं। तो 4 एकम 4 और 4 चौक 16, मतलब 22 सही, 1/4 है। अगर मैं 60 का गुणा कर दूं तो ये वाला पार्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 22 घंटे और 4 एकम 4 और 15 मिनट का टोटल समय लगेगा 356 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक गाड़ी को, वो भी किस चाल से चलेगी, तो 16 किलोमीटर पर आवर। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि टाइम, डिस्टेंस और स्पीड से एक ये क्वेश्चन आया जो कि बहुत इजी है। 2 वैल्यू दे रखी, स्पीड और डिस्टेंस, हमें डायरेक्ट टाइम निकालना था तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड रखा, सॉल्व करेंगे तो हम डायरेक्ट टाइम पे पहुंच गए। मतलब काफी इजी लेवल क्वेश्चन है। तो हमें इस चैप्टर से इस प्रकार के क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, तो वो बिल्कुल मैं करा दूंगा। ठीक है, अब हम यहाँ सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति से। निर्देशांक ज्यामिति भी हम पढ़ेंगे जस्ट अभी, इसके बाद ही मैं चैप्टर पढ़ा दूंगा 3 से 4 दिन के बाद। यहाँ पर क्वेश्चन है कि y अक्ष से -6 और 1 की दूरी कितनी है। ठीक है, तो y अक्ष से -6 और -1 की दूरी इतनी है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यार। अगर आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, मैं आपको पढ़ा दूंगा 1-2 दिन में। ठीक है, मतलब 3-4 दिन तक हम ये क्वेश्चन करते हैं उसके जस्ट बाद। तो y अक्ष ये वाला कौन सा हो जाएगा, y अक्ष, और ये कौन सा अक्ष हो जाएगा, x अक्ष। तो y अक्ष से दूरी बोला है। ठीक है, तो अगर ये वाली बात करें तो ये x की वैल्यू हो जाएगी और ये किसकी वैल्यू होती है, y की। और x की वैल्यू कितनी, -6, तो -1, -2, -3, -4, -5 और -6। ठीक है, तो ये -6 हो जाएगा। तो y अक्ष से दूरी ये कितनी हो गई यार, 6 हो गई। डायरेक्टली हम अगर ये बात करें -1 की, तो -1 की वैल्यू इधर आ जाएगी क्योंकि y अक्ष पर माइनस की वैल्यू इधर और ये x की वैल्यू है तो ये इधर आएगी। तो डायरेक्ट उसने बोला कि y अक्ष से दूरी कितनी है, तो y ये रहा, और -6 देखेंगे तो यहाँ पर है। तो यहाँ से यहाँ तक y अक्ष से दूरी कितनी है, तो -6, मतलब यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो फाइनली कितनी, 6 दूरी है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। की दूरी कितनी है y अक्ष से, तो 6 दूरी है। क्या ये चीज समझ पा रहे हैं? इसको मैं और करा दूंगा एक बार तो आप चीजें समझने लगेंगे। डायरेक्ट मैंने ये जो वैल्यू रखी थी इधर -1 यहाँ आ गया, -6 इधर आ गया, तो y अक्ष ये रहा, इससे दूरी बोला है तो इससे दूरी अगर देखेंगे तो ये वाली दूरी की बात हो रही है, तो कितना आ जाएगा, 6 दूरी है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। आप समझ पा रहे होंगे, और नहीं भी समझ रहे हैं तो कोशिश करिए कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमें पढ़ना है और इस प्रकार के क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, इससे थोड़ा सा और लेवल हम आगे बढ़ा लेंगे। ठीक है, दूरी कोऑर्डिनेट के बारे में पढ़ लेंगे, वहीं पर दूरी निकालना या फिर हम ये प्रवणता है जिसको बोलते हैं स्लोप वगैरह, ये सारी चीजें देख लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये बोला है कि
यदि एक कैंडी बार का वजन, ठीक है, यदि एक कैंडी बार का वजन 40 ग्राम है, तो एक कैंडी बार का, देखो एक कैंडी बार का जो वजन कितना है 40 ग्राम है। कितना? 40 ग्राम है। और हमसे बोला कि 4 किलो के थैले में कितनी कैंडी बार है, तो टोटल कितना है यार? टोटल की अगर हम बात करें तो टोटल कितना वजन है हमारे पास? 40 केजी का एक बॉक्स है या एक थैला है, उसमें टोटल कितनी कैंडी बार होगी? तो टोटल 40 केजी है। तो यार 40 केजी को मैं अगर ग्राम में कन्वर्ट करूं तो किसका गुणा कर दूं? 1000 का गुणा कर देते हैं, ठीक है। और एक कितने ग्राम का है? एक कैंडी है कितने की? सॉरी 4 केजी है ना, 4 केजी है, तो यहाँ जाएगा कितना? 4 केजी का एक थैला है, उसमें टोटल कितनी कैंडी बार होगी? तो एक कैंडी बार का जो वजन है वो 40 ग्राम है, तो 4 केजी में टोटल कितने ग्राम होंगे? इतने। और मैं अगर एक कैंडी का जो वजन है उससे अगर भाग दे दूं तो कितना जाएगा यार? 100। तो टोटल 4 केजी का जो एक थैला है उसमें टोटल कितनी कैंडी बार होगी? तो 100 कैंडी बार होगी। मतलब ये नंबर सिस्टम के अंतर्गत आता है हर क्वेश्चन, तो हम नंबर सिस्टम को भी इस प्रकार के और सारे क्वेश्चन कर लेंगे जिससे हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था, जिसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। अंत तक देखिए यार, कि अंत तक देखोगे और पूरे आने वाले भी 3-4 लेक्चर अगर देखोगे तो एक बेसिक अच्छी इमेज बन जाएगी। इतना ही आपको पढ़ना है, ज़्यादा नहीं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक व्हेल शार्क यदि 5 घंटे में 5 किलोमीटर की चाल से चलती है, मतलब प्रति घंटे 5 किलोमीटर की चाल से चलती है, तो एक व्हेल की स्पीड दे रखी है कितनी? 5 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि प्रति घंटे 5 किलोमीटर चलती है, इसका मतलब 5 किलोमीटर पर आवर उसकी चाल है। और तो 3 घंटे में कितना चलेगी? तो टाइम कितना दे रखा है यार? तो टाइम दे रखा है 3 घंटे। तो स्पीड दे रखी है, टाइम दे रखा है, तो हम डिस्टेंस निकालेंगे। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम होता है यार। तो डिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, स्पीड कितनी है? 5, डिस्टेंस की सॉरी टाइम कितना हमारे पास? 3, तो 5 है कितना? 15 किलोमीटर चल लेगी कौन? शार्क। मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा 3rd राइट आंसर। ठीक है, चीजें समझ पा रहे हैं? इस प्रकार से इसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो मतलब टाइम, डिस्टेंस, स्पीड से 2 क्वेश्चन यहाँ हमें मिल गए हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है यार हमें, क्वेश्चन नंबर 5वां की प्रीति अपनी यात्रा 40% पैदल और शेष बस से तय करती है। मैं अगर देखूं यार, तो जो प्रीति नाम की एक लड़की है, इसने क्या करा कि पैदल जो चली है, ठीक है, पैदल चली है कितनी? 40%। और बस से चली होगी कितनी? तो यार देखो एक चीज बताओ, हर एक चीज अपने आप में 100% होती है। परसेंटेज का क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है। हर चीज अपने आप में 100% होती है, जिसमें प्रीति ने पैदल चला है 40%। इसका मतलब कितना परसेंट बचा है? 60%। तो उसने यार बस से कितना परसेंट तय किया होगा? 60% तय किया होगा। यदि उसे 80 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, मतलब उस प्रीति को टोटल कितने किलोमीटर चलना है? 80 किलोमीटर चलना है। तो उसके द्वारा बस से कितनी दूरी तय करी यार? तो बस से 80 किलोमीटर तो टोटल दूरी तय करी है प्रीति ने। और 60% बस से चलिए, तो इसका अगर मैं 60% हटा दूं तो बट्टे में जाएगा 100। 60% की दूरी कितनी हो जाएगी? 48 किलोमीटर चली है प्रीति ने। किससे? बस से। मतलब ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ठीक है, ये चीज समझ पा रहे हैं? मतलब टाइम, डिस्टेंस और स्पीड से 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, जो कि इसमें कुछ परसेंटेज मिक्स है, मतलब फिर भी हम इसको टाइम एंड डिस्टेंस और स्पीड के अंतर्गत लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यार, क्वेश्चन नंबर 6वें की बात करें, यदि एक कक्षा में 50 छात्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सेब है, तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास अगर 50 छात्र की बात हो रही है, ठीक है, 50 छात्रों का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? एक सेब कर रही है। ठीक है, तो उसने क्या बोला है? 225 छात्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए कितनी सेब की आवश्यकता होगी? तो 50 छात्र का प्रतिनिधित्व एक सेब कर रही है, तो 225 छात्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए कितनी सेब की आवश्यकता होगी? ठीक है, तो देखो यार, एक सेब इतने का प्रतिनिधित्व कर रही है, तो x सेब कितने का प्रतिनिधित्व करेगी? तो 225। तो हम ये बोल सकते हैं डायरेक्ट 225 में मैं भाग दे दूं किसका? 50 का, क्योंकि 50 छात्रों का प्रतिनिधित्व कर रही है एक सेब, तो अगर 50 से भाग दे तो हमें ये पता चल जाएगा कि इतने लोगों का प्रतिनिधित्व कितनी सेब करेगी। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 5 एकम 5, 5 चौक 20 और 5 बचेगा 2, 5 25, 10, तो आ जाएगा कितना? 4.5। मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। आई होप आप समझ पाए होंगे, नहीं तो ये चीज आप जानते हैं, इसका क्रॉस गुणा होगा। ठीक है, आपने सीधा अनुपात और उल्टा अनुपात पढ़ रखा होगा। ठीक है, विलोम अनुपात और सीधा अनुपात। यहाँ पर ये कंडीशन होती है कि ये वैल्यू बढ़ रही है और ये भी बढ़ रही है, तो ये बढ़ेगी तो ये वैल्यू भी बढ़ेगी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। तो एक्स का गुणा 50 में, तो एक्स गुणा 50 होता है
1 का गुणा हो जाएगा 225 में, तो 1 का गुणा 225 में फाइनली x की वैल्यू हो जाएगी कितनी 4.5। तो ये हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो ये चीज़ें भी हम पढ़ा देंगे। ये मिश्रण का क्वेश्चन है। ठीक है, मिश्रण का क्वेश्चन है, मतलब हमें मिश्रण के छोटे छोटे क्वेश्चन देखने ही होंगे, क्योंकि मिश्रण से एक क्वेश्चन ये आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7वें की बात हो रही है कि एक पैकेट में 14 पात्र है। ठीक है, तो देखो एक पैकेट की बात हो रही है, एक पैकेट में टोटल 14 पात्र है। उसके बाद बोल रहा है कि एक पात्र में, ठीक है, एक पात्र में क्या है 8 कैप्सूल है। एक पात्र में कितने कैप्सूल है 8 कैप्सूल है। यदि कुल, ठीक है, यदि जो कुल हमें दे रखे हैं 2 3 5 2 0 कैप्सूल है, टोटल इतने कैप्सूल है, तो कितने पैकेट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, टोटल कितने पैकेटों की आवश्यकता होगी ये पूछा है। टोटल इतने कैप्सूल है यार, तो अगर मैं हम इतना जानते कि हर एक पैकेट में कितने कैप्सूल है 8, तो मैं अगर 8 से भाग दे दूं तो किसकी संख्या जाएगी पात्रों की संख्या, क्योंकि हर एक पात्र में 8 कैप्सूल है। अगर मैं टोटल इतने कैप्सूल है उसमें 8 का भाग दे दूं तो किसकी संख्या जाएगी पात्रों की संख्या जाएगी। फिर 14 से भाग दे देंगे तो किसकी संख्या जाएगी पैकेटों की संख्या जाएगी। तो 8 एकम 8 और 8 दूनी कितना हो जाएगा यार 16, बचेगा कितना 7, 8 नाम हो जाएगा 72, बचेगा 3 और 8 चौक हो जाएगा 32 0। इसमें हम भाग दे देंगे किससे 14 से। क्यों दे देंगे, क्योंकि जब हमने 8 से भाग दिया तो किसकी संख्या आई पात्रों की, और पात्र में अब 14 का भाग दे देंगे तो पैकेटों की संख्या जाएगी। 14 से भाग देंगे तो 14 एकम 14, 14 दूनी क्या हो जाएगा 28, बचा 1, तो 14 एकम 14 मतलब 221 क्या है पैकेट है हमारे पास। तो ये क्वेश्चन भी जाएगा नंबर सिस्टम का, मतलब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर। और अंत तक जरूर देखो यार, इससे क्या होगा कि आपकी एक बेसिक समझ जो तैयार हो रही होगी। आपको इतना ही पढ़ना है और यहाँ पर वहम में नहीं आना है कि पेपर सरल आया था इसका मतलब कि हम नहीं पढ़े। गणित है अच्छों को धोखा दे देती है, ठीक है, इसलिए आपको पढ़ना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है यार 6 9 8 5 3 के घन में इकाईकांक कितना है। के घन मतलब इसका क्या करना है घन करना है और इसमें इकाईकांक को बताना है। तो यूनिट डिजिट से क्वेश्चन है, मैं इसका एक पूरा चैप्टर पढ़ा दूंगा जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे का होगा और सारी चीज़ें आपसे बन रही होगी। तो उसने बोला है कि यार 6 9 8 5 3 का घन मतलब घात 3 कर दे तो इकाईकांक क्या है। तो इकाईकांक जब निकालते हैं तो कुछ नहीं करते हैं, इकाई की संख्या हमारे पास इकाईकांक कितना था 3 था, घन करना है तो इसकी घात 3 कर दो आ जाएगा कितना 27। तो फाइनली जो इकाईकांक आएगा वही होता है इस पूरी संख्या के इकाईकांक, मतलब आंसर कितना जाएगा 7, मतलब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा क्या राइट आंसर। ठीक है, तो इसको मैं चैप्टर करा दूंगा, जिनको आता अगर होगा इकाईकांक निकाला तो वो चीज समझ पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ जाएगा 9वां। ठीक है, तो 9वां क्वेश्चन है कि चर सहित सही समीकरण का चयन करो। सही समीकरण का चयन करना है तो यार एक होता क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर द्विघाती समीकरण या समीकरण नाम से एक चैप्टर है, मैं उसे पढ़ा दूंगा तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। तो यार मैं यहाँ फिर भी बात कर लेता हूँ, दिया है हमें कि 30 की घात x इज लेस देन 140। सेकेंड ऑप्शन डायरेक्ट दे रखा है p/28 इज ग्रेटर देन 68 और थर्ड ऑप्शन दे रखा है हमें 3 + 2 और x - 1 = 0 और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है 3x + 1 2 0 इज लेस देन 180। जब परफेक्ट इक्वेशन की बात होती है तो वहाँ पर कभी भी लेस देन ग्रेटर देन की आवश्यकता नहीं होती है। तो परफेक्ट जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर की। जब भी हम परफेक्ट इक्वेशन की बात करते हैं तो वहाँ पर कभी भी लेस देन ग्रेटर लेस देन का यूज कभी भी नहीं करते हैं। तो यहाँ पर नहीं हुआ है, बराबर का निशान होता ही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। इसमें सिर्फ देखते से आंसर आ रहा है, बाकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने आप में एक चैप्टर है, वो चीजें मैं जरूर पढ़ा दूंगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर, मतलब हमें यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़नी है। अगला क्वेश्चन नंबर 10वां है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही क्वेश्चन के 2 रेखिक समीकरण दे रखे हैं हमें, जैसे 2x + 3y = 2k और एक दे रखा है 5x + ky = -2 के अद्वितीय हल है। यार यहाँ पर एक ये स्पेशल शब्द लिखा है अद्वितीय, ठीक है, हल है और अद्वितीय हल है। और अद्वितीय हल की कंडीशन में क्या होती है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। यही होता है कि अद्वितीय हल का फंडा। तो ये अगर आपको नहीं पता होगा तो मैं पढ़ाने वाला हूं, पर यहाँ देख लीजिए, ये a1 की वैल्यू, ये a2 की वैल्यू, ये b1 की वैल्यू, ये b2 की वैल्यू, ये c1 की वैल्यू, ये c2 की वैल्यू। तो हम सिर्फ इतना ही सॉल्व
करते हैं तो a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, तो 2/5 इज नॉट इक्वल टू 3/k हो जाएगा। ठीक है, a1 की जगह 2, a2 की जगह 5, यहाँ पर b1 की जगह 3 और k की जगह कितना k आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो k इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो 2k इज नॉट इक्वल टू 5 दिया कितना आ जाएगा 15, ऐसा कुछ हो रहा होगा। 2 का जब ट्रांसफर कर रहे होंगे तो k इज नॉट इक्वल टू 15/2। फाइनली आंसर नंबर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा राइट आंसर। ठीक है, चीजें समझ पा रहे हैं हम, और नहीं समझ रहे होंगे तो ये इतना अगर आपको आता हो तो अच्छी बात है, और नहीं आता हो तो मैं आपको ये चीजें जरूर पढ़ाऊंगा। सिर्फ और सिर्फ यहाँ से हमें एक नजरिया लेना है जो कि एक परफेक्ट होना चाहिए। मतलब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत अच्छे से करनी है, और नहीं आता होगा तो कुछ दिन थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। मैं आपको 4 से 5 लेक्चर में एक अच्छे लेवल पढ़ा दूंगा जिसमें आपको जरा भी दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है कि यदि m -4 और 2 के बीच मध्य बिंदु है तो m की वैल्यू क्या है। तो देखो यार, जो m है वो है -4 और 2 के बीच मध्य बिंदु है, ऐसा उसने बोला है। तो अगर आपने संख्या रेखा पढ़ रखी होगी, ये संख्या पद्धति का क्वेश्चन है। m क्या है, -4 और 2 के बीच एक मध्य बिंदु है, तो अगर मैं 0 को मध्य बिंदु मानूं तो इधर हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा -1, -2, -3 और -4। ठीक है, इनके बीच मध्य बिंदु की बात करें तो अगर मैं इसे मध्य बिंदु मानूं तो 1 2 3, 1 2 3, क्लियर है। तो मध्य बिंदु क्या आ रहा है -1, मतलब m की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1 हो जाएगी। तो संख्या रेखा संख्या पद्धति से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया जो कि बहुत सिंपल है। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, -1, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। चीजें आप समझ पा रहे होंगे कि -4 और 2 के बीच m एक मध्य बिंदु है, तो हमने -4 और 2 को संख्या रेखा पर देखा, बीच वाली वैल्यू कौन सी आई -1, तो हो गया हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है यार, वर्गमूल घनमूल से, जिसको हम एक ही लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। वर्गमूल और घनमूल को पूरा, जो कि पॉइंट से रिलेटेड, डेसिमल से रिलेटेड क्वेश्चन है कि 23.04 का वर्गमूल क्या होगा। वर्गमूल होगा क्या होगा, मतलब किससे बाहर निकालते हैं, करनी से बाहर निकालते हैं। अगर आपको 50 तक वर्ग याद होगा तो ये किसका वर्ग है यार, अगर पॉइंट नहीं होता तो 48 का वर्ग था, तो 48 बाहर आया, यहाँ पॉइंट है तो यहाँ जाएगा पॉइंट, मतलब 4.8। बाकी मैं इसकी ट्रिक आपको जरूर सिखा दूंगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा क्या हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है कि पूर्णांक को निम्नलिखित जोड़ों में से किन का अंतर 5 है। तो देखो यार, पूर्णांक के जोड़े दे रखे हैं। पहला जोड़ा दे रखा है -2 और 7 का, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 6 और 11 का, थर्ड ऑप्शन दे रखा है 7 और -2 का, फोर्थ ऑप्शन दे रखा है -3 और -2 का। तो थ्योरी पे थोड़ा सा फोकस करना है, ये संख्या पद्धति से ही रिलेटेड क्वेश्चन होगा कि -2 और 7, देखो पहला क्या बोला है, सॉरी थ्योरी जो है कि पूर्णांक की निम्नलिखित जोड़ों में से किसका अंतर -5 है। तो किसका अंतर -5 है ये हमसे पूछा है। अगर मैं इसका अंतर निकालूं तो -2 अंतर, मतलब ये वाली संख्या घटानी पड़ेगी, तो -7 आ कितना जाएगा -9, तो ये आंसर हो नहीं सकता। किसका अंतर -5 है ये पूछा है। सेकंड सॉल्व करें क्या, 6 माइनस कितना 11, तो आंसर आ जाएगा कितना -5। तो उसने बोला किसका अंतर -5, तो ऑप्शन नंबर सेकंड ही होगा क्या राइट आंसर। 6 में से 11 घटाएंगे तो आंसर कितना आएगा अंतर -5 का, तो सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, तो क्वेश्चन नंबर 14 हमें क्या बोलता है यार, तो क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है कि एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 104 है। तो फाइनली अगर मैं बोलूं कि आप अगर समांतर चतुर्भुज जानते हैं तो क्या इसको बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। आमने सामने की भुजा समांतर ऐसी कुछ होती है और बराबर होती है। तो समांतर चतुर्भुज के अगर मैं एरिया की बात करूं तो जो एरिया है वो कितना है 104 सेंटीमीटर का स्क्वायर, इतना कुछ है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। आधार के तदनुसार ऊंचाई 8 है। तो ये ऊंचाई कितनी है यार, h है कितनी 8 है, क्लियर है। और ये हो जाएगा क्या आधार, और ये हो जाएगी ऊंचाई 8। उसके बाद बोला है कि यदि परिधि, सॉरी, तो इसकी परिधि ज्ञात कीजिए, मतलब पेरीमीटर जिसको बोलते हैं, परिधि ज्ञात कीजिए यदि अन्य भुजा या अन्य आधार 9 है, मतलब ये वाली भुजा 9 है, ये वाली भी क्या है 9। तो क्षेत्रफल की बात करें तो आधार गुणित ऊंचाई क्या होता है, क्षेत्रफल होता है समांतर चतुर्भुज का। तो आधार कितना है हमारे पास, सॉरी आधार तो आधार ही है, गुणा ऊंचाई कितनी है 8, और क्षेत्रफल आधार गुणा ऊंचाई क्या हो जाएगा क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल दिया है 104। तो 8 एकम 8 और 8 दिया 24, ठीक है। तो 24 सेंटीमीटर आ गया क्या आधार। तो आधार आ गया कितना 13 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 13 और ये भी आ गया 13। और परिमाप या पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, इन सभी भुजाओं का योग जिन भुजाओं से वह आकृति घिरी हो। तो 13 13 दूनी 26, 9 दूनी 18।
जब जोड़ेंगे तो यार 14 का 4 बचेगा 1, तो 44 आएगा राइट आंसर। 44 सेंटीमीटर इसकी क्या हो जाएगी परिधि, मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4th राइट आंसर। ठीक है, मतलब क्षेत्रफल से एरिया से एक क्वेश्चन आया तो हम एरिया बिल्कुल पढ़ेंगे, वहां सारी चीजें पढ़ लेंगे, त्रिभुज चतुर्भुज वृत्त वगैरह, तो आपको कभी भी और कोई भी दिक्कत नहीं होगी और फॉर्मूले रटने की आवश्यकता नहीं होगी यार, इतनी ईजी लैंग्वेज में हम इन चीजों को पढ़ेंगे वहां पर। ठीक है, बाकी एक एक चीज से मुझे परिचित कराना है कि ये क्वेश्चन कैसे होंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन खालिस्तान x का गुणांक। यार ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि मैक्सिमम व्यापम के जो पेपर होते हैं वहां आता ही आता है, भले ही वो ऐसा ही कहो। ठीक है, तो 6x y का स्क्वायर माइनस 11 में x का गुणांक पूछा है यार, x का गुणांक पूछा है। अब x का गुणांक पूछा है तो है कुछ नहीं, ये इतनी चीजें दिख रही है। x का गुणांक मतलब x के साथ गुणे में क्या है, तो देखेंगे तो ये x और गुणे में हमारे साथ क्या है 6 और y का स्क्वायर है। इसका मतलब x का गुणांक क्या है, जो x के साथ गुणे में है वो x का गुणांक कहलाएगा। तो 6y का स्क्वायर x का क्या हो जाएगा गुणांक, क्योंकि वो x के साथ क्या है गुणे में है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा यार, यहाँ पर हो जाएगा 6y स्क्वायर, मतलब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा क्या राइट आंसर। क्या चीजें समझ पा रहे हैं, जो x के साथ गुणे में वही होता है x का गुणांक। तो x के साथ गुणे में था 6 भी था और y का स्क्वायर भी था, तो 6y स्क्वायर हो जाएगा x का गुणांक या मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन यार व्यापक में खूब पूछे जाते हैं। तो मैं आपको ऐसे से क्वेश्चन करा दूंगा यहाँ पर कि x का विभाज्यता होगा क्या होगा, x का गुणांक क्या होगा, x का प्लस क्या होगा, x का बीजांक क्या होगा, बहुत सारी क्वेश्चन छोटे छोटे इसमें बनते हैं, तो ये सारी चीजें हम जरूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा 16। ठीक है, एक ड्रम का 2/3 भाग भरा है। ठीक है, 2/3 भाग भरा है। ड्रम को भरने के लिए और अधिक 50 लीटर की आवश्यकता है। मतलब अभी ये बोल सकते हैं कि भरा कितना है 2/3 भाग। अभी भरने के लिए अगर मैं इस ड्रम की बात करूं तो यहां तक ये भरा हुआ है। ठीक है, मतलब कितना भरा हुआ है तो 2/3 भाग भरा हुआ है, और ये भरने के लिए कितने लीटर की और आवश्यकता है 50 लीटर की और आवश्यकता है। तो इस ड्रम की क्षमता बतानी है। ठीक है, इस क्षमता इसकी कैपेसिटी बतानी कि इसमें टोटल कितना लिक्विड आएगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये हो जाएगा नंबर सिस्टम का क्वेश्चन। मतलब नंबर सिस्टम के हमें 3 और 1 4 क्वेश्चन आ चुके, तो नंबर सिस्टम को बहुत अच्छे से हमें पढ़ना है। 2/3 भाग भरा हुआ था, तो आप अगर भिन्न या फ्रैक्शन में पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा जब फ्रैक्शन होता है जो बटे वाली वैल्यू होती है वो रिप्रेजेंट करती है टोटल को। ठीक है, टोटल को रिप्रेजेंट करती है, और यह है कि जो फिलअप हो चुका है उस चीज को रिप्रेजेंट करती है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर इस टैंक की क्षमता टोटल 3 होती या 3x होती तो 2x क्या है भरा हुआ है, तो 3x टोटल क्षमता है, भरा हुआ 2x है, तो खाली कितना है यार 1x खाली है। ठीक है, चीजें समझो, 3x टोटल क्षमता है बटे हमेशा क्षमता को रिप्रेजेंट करता है, भरा हुआ कितना है 2x, तो 3x टोटल है, 2x भरा हुआ है, तो बचा कितना x, और x क्या है खाली, और इसी x की वैल्यू कितनी 50 लीटर। तो टोटल क्षमता बोला तो x की वैल्यू जब यहाँ रखेंगे तो 50 दिया कितना हो जाएगा 150 लीटर। तो हम ये बोल सकते हैं कि टैंक की टोटल क्षमता कितनी है 150 लीटर है। बाकी मैं आपको दूसरे मेथड से भी यहाँ सिखा सकता था, बट हम चैप्टर के साथ सीखेंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा 3rd राइट आंसर। अगला क्वेश्चन भिन्न से आया हुआ है यार फ्रैक्शन से। ठीक है, और फ्रैक्शन में भी वो भी कैलकुलेशन से, जो चीज़ अभी तक हमने पढ़ी उस चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। मतलब जितने लेक्चर हम पढ़ चुके हैं वो आपको पढ़ाना ही पढ़ना चाहिए। तो यार एक देखो अच्छा खासा क्वेश्चन है कि -3/2 × 3/7। ठीक है, 3/7 प्लस 5/2 मल्टीप्लाई बाय 3/7। इसको सॉल्व करना है सिंपल सा, 3 3 का 9 -9, 7 दूनी 14, प्लस का प्लस 5 दिया कितना 15, और 7 दूनी कितना 14। फाइनली एलसीएम कितना जाएगा यार, एलसीएम आ जाएगा 14। सॉल्व करेंगे तो -9 और प्लस का 15 तो आ जाएगा कितना 6/14, और जब काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो 3 और 2 से काटेंगे तो 7। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 3/7 मीन्स चौथा हो जाएगा क्या राइट आंसर। क्या चीजें समझ पा रहे हैं, मतलब भिन्न भी हमको पढ़ना है, उसकी कैलकुलेशन भी पूरी पढ़नी है, तो उससे हमको एक फायदा अच्छा खासा मिल रहा होगा। तो आप जितने चैप्टर के यहाँ क्वेश्चन आए उन्हें नोट करिए, आगे के 3-4 सेट हम और करेंगे तो उनमें हम देख लेंगे कि किस चैप्टर पे हमें पहले फोकस करना है, उनको हम ज्यादा पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन एक नंबर सिस्टम का यार, अनुपात समानुपात भी लगता है कि ए बी सी 3 संख्याएं। ठीक है, ए बी और सी तीनों संख्याएं हैं, ए का 1/3 बी है। तो देखो ए का मतलब गुणा 1/3 क्या है बी है, ऐसा उसने थ्योरी में बोला है, तो हमने उसको लिख लिया मैथमेटिकली में कि ए का मतलब गुणा 1/3 क्या है बी है, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा बी आ जाएगा। फिर उसके बाद बोला है कि सी = 75 है, जो कि ए से 30 अधिक है।
तो उसने बोला कि जो सी है ना वो 75 तो है पर ए से 30 अधिक है, इसका मतलब ए का मान इससे कितना कम होगा, 30 कम होगा तो कितना होगा 45। क्या चीज समझ पा रहे? उसने बोला कि सी का मान 75 है जो कि ए से 30 अधिक है, तो यार 30 ये अधिक होगा, इसका मतलब 30 ये ए क्या है कम, तो 30 कम करा तो क्या आ गया 45, तो ए का मान आ गया 45, तो ये मैं यहाँ 45 लिख दूँ गुणा 1/3, तो मान किसका आ जाएगा बी का जाएगा, वो भी कितना 3 एकम 3 और 15 तिया 45, तो बी का मान कितना जाएगा 45। तो उसने वही बोला कि बी का मान ज्ञात करो, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जाएगा क्या राइट आंसर। तो मैं ये मान सकता हूँ कि ये चीज़ आप समझ पा रहे भी होंगे, और बाकी अनुपात समानुपात रेशो से रिलेटेड क्वेश्चन है तो वो हम पढ़ लेंगे, एक ही क्वेश्चन आया है। अगला क्वेश्चन फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दिया है, क्वेश्चन नंबर 19वां, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 19वां है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन थे। तो इसने बोला कि 3x - 2y पूरे का स्क्वायर है, तो कुछ नहीं है, ये काम करेगा ए का, ये काम करेगा बी का, तो ए का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 और साथ में x है तो x का वर्ग प्लस बी का वर्ग होता है, मतलब बी की जगह है 2, 2 का वर्ग 4 और यहाँ y का स्क्वायर, फिर होता है -2, ए की जगह क्या है 3x, बी की जगह क्या है 2y। सॉल्व करेंगे तो 9x का वर्ग प्लस 4y का स्क्वायर माइनस 3 2 3 6 6 दूनी 12xy, ये हो जाएगा फाइनली क्या आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा क्या राइट आंसर। क्या चीजें समझ पा रहे हैं? यह बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, कर सकते हैं, बाकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या अलजेब्रा का मान सकते हैं, तो अलजेब्रा भी मैं इतना पढ़ा दूंगा कि आपको प्रॉब्लम ना हो। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा। तो यार जो चीज़ें मैंने घातांक करनी पढ़ा रखी है उसको अच्छे से पढ़ लो, उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर आपने पहला लेक्चर भी ढंग से पढ़ा है तो क्वेश्चन बन जा रहा होगा 20वां क्वेश्चन, और 20वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से a इंटू a इंटू a इंटू b इंटू b इंटू b। तो a कितने बार है 3 बार, तो a की घात कितना होगा 3, b कितने बार है 3 बार, तो b की घात कितना होगा 3। ये चीज़ मैं सिखा चुका हूँ कि आधार समान है तो घातें जुड़ जाती, घात कुछ नहीं है, मतलब एक और एक होगी, तो a की घात 3 हुआ, b की घात 3 हुआ। अब हमने ये फॉर्मूला ही पढ़ रखा है यार कि दो आधार अलग अलग और घातें सेम और गुणे में हो तो आधार तो गुणे में आ जाते हैं और घात पूरे की लगा देते हैं, तो यही है हमारा फाइनली आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा क्या राइट आंसर। तो यार इस लेक्चर में तो इतना ही, क्योंकि टोटल हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस करे और 20 क्वेश्चन में हमने वो सारी चीज़ें देखी जो कि हमारे पेपर में आ सकती है और आई हुई थी, ठीक है। तो हमें इसी लेवल के क्वेश्चन पढ़ना, परंतु आप क्या करिए कि आगे 5 लेक्चर और आएंगे इसके, जो कि साइंस का लेक्चर होगा तो आप उसे भी देखिए, ठीक है, और जो कि 12 बजे आता है, और ये मैथ्स का, ये दोनों अगर आप देख लेते हैं 5 के 5 10 लेक्चर, तो आपकी एक बेसिक समझ अच्छी हो जाएगी और आप इसी लेवल का पढ़िए, बहुत अच्छा रिजल्ट आपका रहने वाला है। और पीडीएफ के लिए क्या करिए कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए या फिर फेसबुक ग्रुप, ठीक है, दोनों जगह, जो कि स्टडी वायर के नाम से, स्टडी वायर के नाम से है, ठीक है, टेलीग्राम पे भी और फेसबुक पे भी, जिस जहाँ पर आपको इसी की पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है, पूरा पेपर मिल जाएगा, तो आप उसे और अच्छे से पढ़ लीजिएगा एक बार। बाकी जो भी लेक्चर है वो चीज़ें आप समझ लीजिएगा। तो यार इस लेक्चर में तो इतना ही, लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।